First of all, good evening to everyone. This is my great pleasure that today we are celebrating the birthday of Dr. E.B. Nash. We are not celebrating only one person. We are celebrating the whole homeopathic fraternity for this beautiful day. So I started my presentation. Is it visible to all? Yes, sir. Okay. So आज हमारे हिंदी सेशन में हम ये जानेंगे डॉक्टर ईबी नैश जो है उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके विजन, उनका रिसर्च एप्टीट्यूड और किस तरीके से उन्होंने जो है होम्योपैथी में अपना योगदान दिया। बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रेजेंटेशन आई वांट टू कंक्लूड वन थिंग। इसमें किसी भी स्लाइड में मैं इनको वॉश करके नहीं मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, क्योंकि ये हमारा मानना है कि जितने भी रिसर्चर है या साइंटिस्ट है, भले वो आज इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, बट उनका एक जो अस्तित्व है और उनका जो एक विजन है और उनका जो एक थॉट है वो हम सभी के साथ और हम सभी के दिल में है। तो इसलिए ये मेरा काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सभी साइंटिस्ट और सभी रिसर्चर और सभी इंडिविजुअल्स का, that whenever we want to conclude something in any field, so this will give you a very remarkable contribution. Now, starting with Dr. E.B. Nash. Now, E.B. Nash, इनका जन्म जो है 8 मार्च 1838 में हुआ और ये एक अमेरिकन लीडिंग होम्योपैथ्स के नाम से जाने जाते हैं इन 19th सेंचुरी। एंड ही बॉर्न इन हिल्सडेल न्यूयॉर्क नैश, और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया क्लेवलैंड होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 1874 में। और आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन इन होम्योपैथी ही स्टार्टेड their service in professor of materia medica in New York Homeopathic Medical College। और इन्होंने कई सारे लेक्चर्स भी डिलीवर किए होम्योपैथिक हॉस्पिटल ऑफ लंदन। तो ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने जो है अपना जो फील्ड है वो परस्यू किया एज अ एकेडमिक पार्ट एज अ टीचर, एंड he gradually started spreading the homeopathy worldwide. In 1903, he became a president of International Hahnemannian Association। तो यहां पर आप देखिए कि जो एक लाइफ स्पान है किसी भी रिसर्चर का, वो किस तरीके से आगे स्टेप लैडर में ग्रो होता है। पहले तो इन्होंने होम्योपैथी को समझा, not only pursuing the degree, but he also understand the beauty of homeopathy. What is homeopathy? उसके बाद इन्होंने अपने लेक्चर्स डिलीवर करना स्टार्ट किए टू एक्सप्रेस देयर नॉलेज, देयर व्यू, देयर विजन रिगार्डिंग विद द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी। और उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने उस पर्टिकुलर एसोसिएशन। तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिए, जब भी हम किसी भी डिग्री या किसी भी फील्ड या किसी भी साइंस या टेक्नोलॉजी की बात करते, सो इट इज नॉट ओनली टेकिंग अ डिग्री और अ डिप्लोमा कोर्स और अ सर्टिफिकेट एंड अ सेटल डाउन एंड हैविंग अ पर्टिकुलर जॉब। इट इज अ पार्ट ऑफ डेडिकेशन, it is a part of honesty, it is a part of your vision, it is a part of your research aptitude। तो ईबी नैश ने सिर्फ होम्योपैथी को ही नहीं समझा, होम्योपैथी को लोगों के सामने किस तरीके से रिफ्लेक्ट करना है वो भी उन्होंने प्रस्तुत किया। और उन्होंने काफी अच्छे तरीके से होम्योपैथी के जो थेरापेटिक एस्पेक्ट है उसके बारे में हम लोगों को बताया। आफ्टरवर्ड्स Dr. E.B. Nash, he is best known as a author of books in homeopathy, क्योंकि उन्होंने कई सारी किताबें लिखी होम्योपैथी में, थेरापेटिक्स पे, नेचर्स पे, ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी पे, और वाइटलिटी बोलो आप, सिमिलिया पे। तो ये होम्योपैथी बुक्स में काफी अच्छे माने जाते हैं आज भी।
और हम इनको पढ़ते हैं। द होम्योपैथिक रिकॉर्डेड रिमेंबर हिज एज वन ऑफ द ग्रेट टीचर ऑफ मेडिसिन। इनको मेडिसिन में काफी अच्छा नॉलेज भी है। Not only regarding only the few names of medicine, their sources, their classification, इन्होंने अपनी बुक में मेडिसिन को डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर से कंपेयर करके उसके पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन को बताया है, जो कि हर होम्योपैथ को समझना काफी जरूरी है। सपोज अगर हम अनियन, प्याज या उससे बनने वाली दवा जैसे इलियम सीपा की बात करते हैं, तो उन्होंने पहले तो अनियन जो प्याज है उसके पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन, उसके केमिकल कंपोजिशन और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को समझाया। उसके बाद उन्होंने जो है उसको रिफ्लेक्ट किया इन टर्म्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर व्हेन इट कम्स टू थेरेपेटिक वैल्यू। तो उसी तरीके से ये जो है काफी अच्छे, एक बोल सकते हैं हम कि एक स्पीकर, टीचर, कम्युनिकेटर है मेडिसिन की फील्ड में, जिन्होंने हमें ये समझाया कि सल्फर क्या है। इट इज नॉट ओनली रिगार्डिंग विथ ओनली फ्यू सिम्टम्स एंड साइन। सो दिस इज अ ग्रेट एस्पेक्ट ऑफ डॉक्टर ईबी नैश। In the heart of many doctors, he has helped to be a better physician and state. जैसे आज अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कई सारी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, चाहे वो एक्यूट हो, सब एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, तो उसमें जो हमारा परसेप्शन है, हमारा जो इंडिविजुअल जो केस टेकिंग एनालिसिस है पेशेंट का या उस पर्टिकुलर बीमारी का, वो डॉक्टर ईबी नैश ने हमें काफी अच्छे तरीके से बताया है। डॉक्टर ईबी नैश नॉट ओनली रिलेटेड और स्पेसिफाइंग द थेरापेटिक्स, बट उन्होंने किस तरीके से सिमिलिमम निकालना है उसके बारे में भी हमें बताया, ताकि हम एक बहुत अच्छे फिजिशियन बन सके। फिजिशियन इज नॉट ओनली अ पर्सन who prescribe the medicine and who treat a particular disease condition. Physician is a person who knows the patient as a whole, from top to bottom, from their inner to outer constitution, their temperament, their diathesis, their mesomatic background, and their physicals also. So it is only given by Dr. E.B. Nash. There are a host of homeopathic physicians in different parts of world today who succeed in the healing of sick to the writing of Dr. E.B. Nash. आज कई सारे हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी होम्योपैथ्स है, आज उनकी सक्सेस स्टोरी में, उनके परसेप्शन में डॉक्टर ईबी नैश है। डॉक्टर ईबी नैश जो है वो सिर्फ एक फिलोसोफर या एक फाउंडर या एक डॉक्टर ही नहीं, ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड पर्सन एंड अ इंडिविजुअल who know the medicine, who know their therapeutic value, who know their action, who know their ability, who know their sources, who know their chemical and physical property. So ये जो सारी चीजें है ये काफी इंपॉर्टेंट है एक अच्छे फिजिशियन बनने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे ईबी नैश में the another aspect of Dr. E.B. Nash is in 1905 he invited as a course of lecturers in the homeopathic hospitals of London. लंदन में जितने भी होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स है वहां पे इनको एज अ लेक्चरर जो है उनको इनविटेशन दिया गया, बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, बिकॉज ऑफ देयर परसेप्शन, बिकॉज ऑफ देयर विजन, बिकॉज ऑफ देयर थॉट्स एंड बिकॉज ऑफ देयर थेरापेटिक एस्पेक्ट, जो कि हर एक फिजिशियन में होना जरूरी है। डॉक्टर ईबी नैश वॉज स्पोकन ऑफ अ पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, यानी इनका कम्युनिकेशन मार्गदर्शन से जितने भी फिजिशियन है वर्ल्ड वाइड, उन्होंने अपना एक विजन दिया कि हमें किस तरीके से बीमारी को ठीक करना है
किस तरीके से हमें सिमिलिमम को आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से हमें आगे अपने होम्योपैथी में अपने सिद्धांतों को, अपना फंडामेंटल्स को, अपने प्रिंसिपल्स को कैरी करना है। एंड वार्म एंड फेथफुल फ्रेंड, मेन devoted person to a school worker also. So this is a great journey of Dr. E.V. Nash. पहले उन्होंने अपने फील्ड को समझा, उन्होंने प्रोफेशन को परसीव किया, फिर उन्होंने एकेडमिक पार्ट में उसको डिलीवर किया, नॉट ओनली विद अ सिंगल एंटिटी और सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन में। इसके अलावा जो दूसरे हॉस्पिटल्स है या जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स है उसमें इन्होंने अपने लेक्चर्स को डिलीवर किया। डिलीवर करना यानी to share their experience, to share their perception, to share their thoughts and the vision regarding with the homeopathy. And afterward, he also became a great public speaker in terms of communication, in terms of this homeopathy. So it is a great achievement of Dr. E.V. Nash. इसमें अगर हम देखेंगे आगे, Nash served 7 years as a professor of materia medica in the New York Homeopathic Medical College. इन्होंने अपने 7 साल प्रोफेसर एज अ डिपार्टमेंट ऑफ मटेरिया मेडिका इन द न्यूयॉर्क होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में सर्व किया। In 1905, he taught a series of lectures in London homeopathic hospitals. तो प्रोफेशन के साथ एक्सप्लोजर देना और उस एक्सप्लोजर के साथ दूसरे डॉक्टर्स को नरिश करना इन सेंस ऑफ द परसेप्शन टुवर्ड्स होम्योपैथी, इन सेंस ऑफ परसेप्शन टुवर्ड्स द थेरापेटिक वैल्यू, इन सेंस ऑफ परसेप्शन टुवर्ड्स द materia medica, in sense of perception towards the individuality, in sense of perception towards the sources of medicines. तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डॉक्टर ईबी नैश का, और ये एक हर रिसर्चर और फिजिशियन के अंदर होना चाहिए कि सिर्फ हम एक अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस या एक पर्टिकुलर डोमेन में ना रहे, हमें इसके बाहर भी आके अपने स्किल्स या अपने विजन के थ्रू हमारी फ्रेटर्निटी में या लोगों को हमें नरिश करना चाहिए, जिससे कि हम अपने नॉलेज को बढ़ा सके, हम अपने नॉलेज को शेयर कर सके और हमारा आउटकम जो है वो और अच्छे से आ सके। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट एंड द नेचर ऑफ डॉक्टर ईबी नैश, दैट ही ऑलवेज सर्व्स। उन्होंने हमेशा दिया है, उन्होंने हमेशा चीजों को अलग परसेप्शन से प्रेजेंट किया है, चीजों को यानी इन टर्म्स ऑफ अ सिमिलिमम, इन टर्म्स ऑफ अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ अ थेरापेटिक वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ अ डिसीज कंडीशन और पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर ईबी नैश जो है उनके बारे में जानने के लिए। And he is also a great influencer in American homeopaths who's wrote so many books in worldwide regarding the homeopathic therapeutics। और इन्होंने एज अ रिसर्चर भी लेबोरेटरी में काम किया, और इन्होंने अपने ग्रैंड मदर का जो नॉलेज है, बिकॉज उनके जो ग्रैंड मदर है वो हर्बलिस्ट थे, तो उन्होंने उस नॉलेज को, ड्रग नॉलेज को भी अपने होम्योपैथी में यूटिलाइज किया। जनरली जैसे हमारे फैमिली में कई सारे कुछ एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, कुछ बॉटनिस्ट होते हैं, कुछ जूलॉजिस्ट होते हैं, कुछ केमिस्ट होते हैं, कुछ फार्मासिस्ट होते हैं, तो हमें उनके नॉलेज को एक चेन में लाना है। हमें ये नहीं समझना है कि हमारा कोई बात नहीं, डॉक्टर सूरज अभी इंटर तो नहीं किए हैं, तब तक मैं ही हम लोग इसके बारे में कुछ चर्चा कर ले। आज का टॉपिक जैसा कि सर का था नैश के सिद्धांत, तो जहां तक मैं थोड़ा सा सर, जब तक सर नहीं आ रहे हैं तब तक इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि नैश का मेन सिद्धांत, मूल सिद्धांत क्या है। जैसा हम लोग सब जानते हैं कि हमारे होम्योपैथी में देखती हूँ, हमारे होम्योपैथ का मूल सिद्धांत क्या है, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, जो कि हम लोग सबको पता है कि नैश का भी यही सिद्धांत है
लॉ ऑफ इंडिविजुअल, ये से हमारा ये सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्ट पहचान होती है, उसकी इंडिविजुअलिटी होती है, और हमारा जो इंडिविजुअलिटी है उसके ही बेसिस पे हमारा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो होम्योपैथ का सिद्धांत नैस के सिद्धांत ने कहाँ से लिया? होम्योपैथ से ही लिया। ये हनीमैन सर के से ही वो भी उनसे प्रोत्साहित होकर वो उन्होंने अपना सिद्धांत निकाला। तो दूसरा नैस का ये लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, लॉ ऑफ सिमिलर, लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिटी एंड लॉ ऑफ सीक्वेंस एंड लॉ ऑफ कंप्लीटनेस। तो ये 5 नैस का सिद्धांत है, जो कि हम लोग होम्योपैथ के भी सिद्धांत को भी ये बोल सकते हैं कि नैस का ही सिद्धांत नहीं, हमारा होम्योपैथ का भी सिद्धांत है। अब इसमें ही हम लोग आपस में भी कुछ बात करें, क्योंकि हम डॉक्टर सूरज तो हमारे बीच है नहीं। अभी हमारे बीच डॉक्टर कल्याण स्वरूप है, डॉक्टर राम प्रवेश सर है, डॉक्टर DK सिन्हा सर है। तो चलिए आज हम लोगों को ये एक मौका मिल रहा है कि डॉक्टर सूरज तो अभी है नहीं, तो कम से कम हम लोग ही इसी टॉपिक पे या हम होम्योपैथ से रिलेटेड टॉपिक पे ही आपस में चर्चा करें, क्योंकि डॉक्टर राम प्रवेश सर का भी कहना है कि हम लोग को आपस में बातचीत करने का कम मौका मिलता है। तो इस बहाने ही सही एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को आपस में मिला है कि हम लोग एक दूसरे को से कुछ बात कर सके, तो अपने एक्सपीरियंस हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करके। तो डॉक्टर राम प्रवेश सर आपने हैंड रेज किया है, मैं आपको मौका दे रही हूँ, आप अनम्यूट करिए सर अपने आप को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीपमाला। और सभी को नमस्कार। खास करके हमारे डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी जुड़े हुए हैं। आज बहुत बेहतरीन, आज उनका मौका है इंग्लिश सेशन में, उनका डॉक्टर जो नैस का बर्थडे है, उसी पर उनका वो सेलिब्रेशन भी हो रहा है। हाँ हाँ, भाभी जी को आज प्रणाम। वुमेन्स डे है, तो गायत्री, सर सबसे गायत्री पहले तो आज दी। जितने भी डॉक्टर्स हैं, अच्छा, हेलो। हाँ स्पेशली लेडी डॉक्टर्स हैं, जो सबको मैं अपनी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे हाँ, बोलना महिला, चाहूंगी। वही कह रहे हैं, भाभी जी को प्रणाम। महिला दिवस पर खास करके आपको प्रणाम। और हमको आशीर्वाद दीजिए। आपसे तो अब 20-25 साल से हैं, तो यहाँ पर अच्छा मौका मिला है। मौका का कारण जो है सूरज सिंह भदौरिया नहीं है, मौका का कारण है कि हमारे कम से कम साहनी जी नहीं है। नहीं, शानी सर देना। आगे, ऐसा मत बोलो सर। शानी सर हमारे बीच आ चुके हैं, आ शानी चुके सर भी हैं इंटर तब कर तो गए वो हैं। बोलेंगे भाई, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैच पर तो बहुत हाँ, बढ़िया अभी फिलॉसफी हमारे उनका पास है। हाफ एन आवर का चलिए टाइम ठीक है। है। नैस का कहना था कि सभी व्यक्ति अद्वितीय हैं, कोई अपने आप में जो है, सब अलग अलग व्यक्ति है, सबकी पहचान अलग अलग है। जिस तरह से फंडामेंटल लॉ ऑफ होम्योपैथी, हाँ, डॉक्टर सूरज सिंह भी आ चुके हैं हमारे बीच। डॉक्टर सूरज भी, डॉक्टर सूरज ने भी ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर सूरज सर ने ज्वाइन किया है बट वो दिख नहीं रहे हैं, उन्होंने आई थिंक अपना वीडियो ऑन नहीं किया है सर। डॉक्टर सूरज सिंह ने इंटर किया है। एक्चुअली उनका सर नेटवर्क वीक है, उनका नेटवर्क पुअर है, इसलिए वो ज्वाइन ही दिख रहा है उनका। ओके। सूरज सिंह, सूरज सिंह आप ज्वाइन कीजिए। डॉक्टर सूरज आप अपना वीडियो ऑन कर लें। सूरज सिंह आप को होस्ट हैं। एक्चुअली डॉक्टर सूरज वो फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। वो उन्होंने ज्वाइन किया था बट उनका ऑडियो नहीं ज्वाइन हुआ था, अभी भी उनका ऑडियो ज्वाइन नहीं है। सर आप अपने आप को फिर से रिमूव करके ज्वाइन करें, ऑडियो वीडियो दोनों के साथ आप कनेक्ट हो, क्योंकि आपको आवाज नहीं आ रही होगी। आपका वीडियो भी ऑफ है और ऑडियो आपका कनेक्टेड ही नहीं है। डॉक्टर सूरज आप ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, इसलिए आपकी आवाज नहीं आएगी, ना ही आप हमारी आवाज कोई सुन पाएंगे।
हाँ शानी सर, दीपमाला मेरी जी, आवाज आ रही है? हमको तो दीपमाला जी आप आ, इनका लगता है कि ये कनेक्शन नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है। हाँ, यस यस, वो फिर से डिस्कनेक्ट हो गए, उनका नेटवर्क ही वीक है। हाँ नेटवर्क वीक है। सर ने ज्वाइन किया है। हो गया। हाँ, ज्वाइन तो कर रहे अच्छा हैं, ज्वाइन ठीक, दिख रहा है। ज्वाइन कर हाँ, ज्वाइन दिख रहा है उनका, बट ड्यू टू एडमिट किया गया है। नेटवर्क। हाँ ठीक, वो तो नहीं नहीं, ज्वाइन ज्वाइन कर लिए हैं। ऑडियो नहीं कनेक्ट। सर सेम प्रॉब्लम, वो ऑडियो फिर से उनका कनेक्टेड नहीं है। उनको मैसेज कर दीजिए, वो जब कनेक्शन करने के टाइम में ही ऑडियो वीडियो का ऑप्शन आता है, वो दोनों पे क्लिक करें। ऑडियो उनका डिसकनेक्टेड है। हाँ आप इस पर थोड़ा सा, हाँ ज्वाइन कर रहे हैं, ये बात हुई है। आप फिर से ट्राई हाँ, कीजिए। हाँ, मैं तो सर देख ही रही हूँ उनको। चलिए, जब तक कोई नहीं, सर जब तक ज्वाइन कर रहे हैं, मैं बता रही थी कि नेस का मूल सिद्धांत क्या होता है। नेस का मूल सिद्धांत पहला, ये इसका लॉ ये है कि लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्ट इंडिविजुअलिटी होती है, हर इंसान का, जो कि उनके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल का जो भी सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। सेकेंड इसका लॉ है। सर कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो तब तक ज्वाइन करते हैं, मैं बताना चाहूँगा ईबी नैश का जो कंट्रीब्यूशन है वह एक बहुत ही ये 1838 से लेकर के 1917 वर्ष में थे, है ना। और होम्योपैथी के फील्ड में एक प्रोमिनेंट पिलर के रूप में जाने जाते हैं। और इनका जो बैकग्राउंड है, अर्ली लाइफ जो था, वह एक अमेरिकन फिजिशियंस के ये रूप में थे और बहुत सारे ट्रीटमेंट किया करते थे। और काफी इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होम्योपैथी के साथ में रहा है। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है उसमें सबसे पहला बात तो आता है, ये एक आप सभी ने देखा होगा, लीडर्स इन होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स। ये सबसे बड़ा विषय है, पुस्तक है जो कि काफी पॉपुलर हुआ। और होम्योपैथिक प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी को थेराप्यूटिक्स के क्षेत्र में, यानी कि दवा का के क्षेत्र में इन्होंने बताने का, और इसका जो टेक्स्ट जो है तो काफी प्रैक्टिकल है, डीप इंसाइट्स है। और इसके रेमेडी सिलेक्शंस के लिए आपको बहुत ही सटीक माना जाता है, प्रैक्टिकल माना जाता है। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है वो इम्फेसिस ऑन द की नोट्स एंड प्रैक्टिकल प्रिस्क्राइबिंग। अब आजकल हम लोग की नोट्स का चर्चा किया करते हैं, एलेंस की नोट की चर्चा किया करते हैं, बोगर सिनॉप्टिक की का चर्चा किया करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम लोग भूल जाते हैं नैश के की नोट्स को, है ना। नैश का की नोट्स का विषय में, की नोट्स के विषय में मैं जो कहना चाहूँगा वह काफी अलग अलग अप्रोच होता है। कुछ लोग कहते हैं कि केवल एक रेमेडीज पर, एक सिम्टम्स पर प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होता है कभी कभी। तो की नोट्स का प्रिस्क्राइबिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप की नोट्स का सिलेक्शन करते हैं, वह की नोट्स आपका बहुत ही सटीक होना चाहिए और बहुत ही ये होना चाहिए। और इस पर डॉक्टर नैश ने इस पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है, इसको प्रैक्टिकल अप्रोच बनाने का इन्होंने किया है। दूसरा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपको इनका तीसरा, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस एंड केस स्टडी। क्योंकि ये प्रैक्टिकल केस टेकिंग में ये प्रैक्टिकल फिजिशियंस थे,
और व्यवहार में थे, तो इनके जो की नोट्स के प्रिस्क्राइबिंग का जो के आधार पर क्लिनिकल एक्सपीरियंस थे, और इनके पास में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड केस हिस्ट्री हैं। अगर आप इनकी किताबों को देखेंगे, नैश के एक दो किताब नहीं है, कई एक किताबें हैं, तो उसमें आपका बहुत सारी पुस्तकें हैं, और सभी जगह पर इनके केस रिपोर्ट्स को आप पढ़ेंगे तो केस रिपोर्ट्स में आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा इनका इनके के आधार पर। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग नैश के की नोट्स को जरूर से देखा करें, और इनके प्रिस्क्राइबिंग अप्रोच को देखने के लिए केस हिस्ट्री को पढ़िए। और यह केस हिस्ट्री जो है, तो आपको बहुत ही केस स्टडी जो है आपको ट्रेडिशनल या डॉक्यूमेंटेड, मैं कहता हूं कि ये डॉक्यूमेंटेड है और इसको मानना चाहिए। फिर आप एक इसका इनका क्षेत्र जो है, तो केवल इतना ही नहीं है, प्रैक्टिकल थेराप्यूटिक्स नहीं है, इन्होंने रिपोर्टरी और मेट्रोमेडिका में भी रिफाइन किया है। और की रेमेडीज है ना, की रेमेडीज मतलब कि जो मुख्य पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज को इन्होंने प्रिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने यूज किया है। तो ये एक कंट्रीब्यूशन है आपको मेट्रोमेडिका का और रिपोर्टरी का, जिसका कि हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अब आप जानते होंगे कि एलेंस की जो है, एलेंस ये सॉरी नैश जो हैं, तो एक अच्छे टीचर भी थे, है ना, एक अच्छे शिक्षक भी थे, और शिक्षक होने के नाते इनका होम्योपैथी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होम्योपैथिक में कंट्रीब्यूशन रहा है। तो नैश को हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। हालांकि आज के समय में जब हम लोगों के पास में सिंथेसिस रिपोर्टरी है, हम लोगों के पास में और भी बहुत सारे रिपोर्टरी का जमाना है, तो वैसे में हम लोगों को नैश के को हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन नैश का कंट्रीब्यूशन हमेशा बना रहेगा। और फाउंडेशन ऑफ जो आपका कहते हैं कि होम्यो एजुकेशन का, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर नैश ने जो कंट्रीब्यूट किया है, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकल अप्रोच होने के कारण और की नोट्स के होने के कारण, है ना। तो आज के वर्तमान युग में नैश के को हम लोग किस तरह से देखेंगे, हम लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरह से देखेंगे। तो ये क्रूशियल पार्ट है हम लोगों का ट्रेनिंग का, है ना, मैं ऑडिबल सर? क्रूशियल पार्ट है हम लोगों का ट्रेनिंग का। या यू आर ऑडिबल नाउ। आई वाज जस्ट फिलिंग अप द गैप्स आपके एब्सेंस का कुछ कर रहा था। मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। आज इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है, एक्सटेंसिव राइटिंग है, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस है, और मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है। मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें मेथोडोलॉजी को इन्होंने अडॉप्ट किया, क्योंकि जो फिजिशियंस मेथोडोलॉजी को एस्केप करते हैं, नहीं जाते हैं, तो उनके लिए उनके लिए बड़ा दिक्कत है। कोई स्टेप्स को केस टेकिंग करना है, एनालिसिस करना है, रिपोर्टराइज करना है, मेट्रोमेडिका है, ये सारे अप्रोच को करते हुए हम लोगों को चलना चाहिए। तो हम लोग के पास में बहुत कम समय है सूरज जी, आप मुश्किल से 20 मिनट का समय है, आप उतने में कुछ अपने आप को अपनी बातों को कहें। डॉक्टर सूरज जी। यस सर, ऑडिबल सर? हाँ, या यू कैन स्टार्ट नाउ। Is it visible to all, sir? Yeah, you are, no, PPT is not visible, but you are audible. Uh, sir, am I start my? Now it is coming up. Your PPT is coming up. Okay. Now it is visible, sir. Yeah, it is coming up. It is not yet come, but it is coming up now. But it is better that if you are not sure, then don't share the and you just speak on. Okay, sir. तो मैं सर फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर का नेटवर्क का इशू है, इसलिए वो कनेक्ट हो रहे हैं, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। आज का थोड़ा सा अच्छा दिन नहीं था नेटवर्क के लिए। बड़ौदा में जो नेटवर्क कनेक्शंस मुझे लग रहा है कि कुछ कारण से वीक है। तो मैं आप सबों को ये बताना चाहूँगा कि नैश को हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, और मैं चाहूँगा कि दीपमाला जी भी अपना कुछ अनुभव को इस विषय पर बात पर करें।
डॉक्टर दीपमाला जी। यस सर। आप कुछ बता हाँ, रही थी। मैं बता रही थी सर कि नेस के बारे में कि सर ने नेस का जो मूल है सर, आपने तो बता ही दिया उनका लाइफ के बारे में कि सर का जन्म 1812 में अमेरिका में हुआ था और उन्होंने अपनी चिकित्सा शिक्षा पूरी करने के बाद ही होम्योपैथी में रुचि भी लेना स्टार्ट किया है। अपने उन्होंने जीवन काल में कई होम्योपैथिक दवाओं का भी परीक्षण किया और उनके गुणों का भी अध्ययन किया है। तो उन होम्योपैथी के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है ही काफी। और उनका मेन ये सिद्धांत होम्योपैथी के क्षेत्र में इसलिए है क्योंकि उनका सिद्धांत एक इंडिविजुअलिटी पर, सिमिलैरिटी पर और अपोजिट का जो है ना उनका सिद्धांत उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने अभी वो चर्चा ले रही थी आपसे पहले कि उनका मूल सिद्धांत क्या, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, लॉ ऑफ सिमिलर्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रारी मीन्स विपरीत का उनका सिद्धांत है, जो ये कहता है कि जो हमारी जो दवा है एक विशिष्ट लक्षण को बढ़ाती है और हमारी वही दवा उसी लक्षण को कम भी कर सकती है। ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रारी का ये सिद्धांत है। लॉ ऑफ सिमिलर जो कि ये कहता है कि जो दवा एक स्वस्थ व्यक्ति में विशिष्ट लक्षण पैदा कर सकती है वही दवा उसी लक्षण को ठीक भी कर सकती है। लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अपना इंडिविजुअल सिम्टम्स होता है जो कि उसके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सिम्टम्स में वो दिखता है। तो हमारा मेडिसिन उसी हिसाब से वर्क भी करता है। और एक उनका ये सिद्धांत ये लॉ ऑफ सीक्वेंस जो कि इसमें ये बोलता है कि रोग का जो लक्षण का एक सीक्वेंस होता है, जो मतलब जिस सीक्वेंस में वो सिम्टम्स हमारे पास वो दिखेगा, ठीक हमारा मेडिसिन का सिलेक्शन भी उसी के आधार पे किया जाना चाहिए। और एक ये सिद्धांत दीपमाला उनका जी। ये कि लॉ ऑफ कंप्लीटनेस मीन्स हाँ। पूर्णता का सिद्धांत, जो कि इसमें ये कहा जाता है कि रोग के सभी लक्षण को ध्यान में रख के ही हमारा मेडिसिन का सिलेक्शन भी होना चाहिए, जो कि हम लोग पूरे ऑल इन ऑल टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स से बोलते हैं इंडिविजुअलिटी। तो नेस का बस यही मूल सिद्धांत यही है। दीपमाला जी, इस बीच में मैं और भी आपको इंटरप्ट करूंगा। इनके ट्रायोज के विषय में आपने सुना है? नेस का ट्रायोज, एक साथ में 3 दवा, Yes, मैंने yes. लैडर में एक के बाद इसे कहते हैं हाँ। कि बेस्ट मेडिसिन फॉर द चेस्ट। तो आपका उसको कहते हैं हम लोग डीपीएस शॉर्ट में कहते हैं डीपीएस। डीपीएस का मतलब क्या हो गया? डिजिटलिस, फास्फोरस एंड स्टैनम। ठीक है। ये आपका ऑल गॉन सेंसेशन इन चेस्ट एंड एब्डोमेन, है ना। चेस्ट में, अगर एब्डोमेन में है तो पीएसएस, याद रखिए पीएसएस। पीएसएस का मतलब हो गया फास्फोरस, सिपिया एंड स्टैनम, फास्फोरस, सिपिया एंड स्टैनम। फिर है एफेजिया, है ना। गाना गाते समय में, बात करते बोलते समय में अगर आवाज आपका चला जाता है, 3 दवा का उन्होंने किया है। एएसी, एएसी का मतलब क्या हो गया? अर्जेंटम नाइट्रिकम, औरम ट्रिफाइलम एंड कॉस्टिकम। तो ऐसे भी दवा को याद रखने में बड़ा सहूलियत इन्होंने किया था। फिर उसके बाद में बेड फील्स हार्ड, अगर आपका बिछावन बहुत कड़ा महसूस हो रहा है तो उन्होंने 3 दवा को बताया है। एबीपी का मतलब क्या हो गया? अर्निका, बैप्टिसिया एंड पायरोजीनियम। फिर है कुछ जानवरों के काटने से, है ना, बाइट्स, पॉइजन स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, तो जीएलएस। कोई आदमी बताएंगे जीएलएस का फुल फॉर्म क्या होगा? टाइप कीजिए जीएलएस का। जिसिया ल्यूटिया लेडम पाल एंड स्टेफेसेगेरिया, है ना। अब आपका अगर बिल्ली ने काटा है ना, बिल्ली ने काटा है, मैं मेरे पास में ये थोड़ा सा संक्षेप में कलेक्ट किया हुआ है, इसलिए मुझे बताने में आसान हो रहा है। बिल्ली ने काटा है तो एचएलएस। एचएलएस का मतलब क्या हो गया? हीपर सेल्फ लेडम, लेडम एंड साइलिसिया। उसी तरह अगर कुत्ते सर ने मैं तो काटा ये है, रिक्वेस्ट करूंगी ना कि आप ग्रुप में इसे जरूर भेज दें। मैं डाल दूंगा, ठीक। मेरे पास में कलेक्शन है, ये मैं आपको बता पा रहा हूँ, नहीं तो इतना जल्दी से ये बता पाना दिक्कत था, है ना। कुत्ते ने काटा है तो क्रोमिक एसिड, लैक्टेसिस एंड लाइसिनम, क्रोनिक एसिड, लैक्टेसिस एंड लाइसिनम। अगर पागल कुत्ते ने काटा है ना, पागल कुत्ते ने काटा है
तो सब लोग लाइसिनम को तो जानते हैं, लेकिन दो दवा का और आपने नाम नहीं सुना होगा, जिसमें BCL कहते हैं। BCL, BCL का क्या मतलब हो गया? बेलाडोना, बेलाडोना कैंथ्रिस एंड लाइसिन, है ना, बेलाडोना कैंथ्रिस एंड लाइसिन। उसी तरह से सांप का काटा हुआ, है ना, सांप का काटा हुआ, सांप के काटने में हम लोग देखते हैं ALS, ALS मतलब आर्सेनिक एल्ब लैकेसिस एंड लेडम, ठीक है। फिर उसी तरह से अगर स्पाइडर, स्पाइडर तो जो ये होता है ना, उसने काटा है, तो उसमें 3 दवा है। एक स्पाइडर में तो जरूर टेरेंटुला जरूर आएगा, क्योंकि स्पाइडर में एक दवा मैंने बता दिया, 2 दवा आप लोग बताइए। CLS, CLS का मतलब क्या हुआ? सेड्रॉन एंड लैकेसिस एंड टेरेंटुला। फिर उसी तरह से बर्निंग सेंसेशन, है ना, जलन, कहीं भी जलन हो रहा है तो 3 दवाई का जिक्र किया गया। और बर्निंग सबसे बेस्ट बर्निंग कहता है APS, APS का मतलब आर्सेनिक, एल्बम, फास्फोरस एंड सल्फर। सल्फर को तो हम लोग कहते हैं, इसको शॉर्ट में कहता हूँ, इट इज ए सॉल्ट दैट फायर। सल्फर को मैं कहता हूँ सॉल्ट दैट फायर। सॉल्ट, सल से सॉल्ट होता है, फर मतलब फायर होता है, तो सल्फर को हम बताया करता हूँ सॉल्ट दैट फायर। तलवे में जलन हो रहा है, आजकल ये बहुत सारे महिलाओं को हुआ करता है, एजेड पीपल को हुआ करता है, तो उसमें CMS, कैमोमिला मेडोरिनम। उसके बाद में आपको कॉलेरा, है ना, कॉलरा, तो CCV, CCTV नहीं, CCV, है ना, CCV, इसमें एलोसप्रेटिना, क्रोटेंटिक एंड पोडोफाइलम। सॉरी, CCV का मतलब होगा कैकुप्रम एंड वेरेट्रम। फिर क्रॉनिक रिमेटिज्म, है ना, बहुत पूरा जटिल गठिया जो है, उसमें आपको 3 दवा का नाम दिया है। CRS, सी फॉर, सॉरी, GR, जी, ये क्या कहते हैं, CRS, हाँ, CRS, कॉस्टिकम, R फॉर रस्टॉक्स एंड S फॉर सल्फर, ठीक है। उसी तरह से मेंसेस के समय में अगर आपको प्रॉब्लम है क्लाइमेटिक सिम्टम्स में, तो उसमें GPS, है ना, हम लोग GPS लगाया करते हैं, तो GPS को याद रखिए, ग्रेफाइटिस, लैकेसिस और सोरिनम। अब एक होता है कि हम लोग कोलैप्स कर रहा है, जीवन लगता है कि अब खत्म हो रहा है, तो उसमें 3 दवा का जिक्र किया गया है। ACM, है ना, सॉरी, ACC, आर्सेनिक एल्ब, कैम्फर एंड कार्बोवेज। कार्बोवेज को तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन आर्सेनिक और कैम्फर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रेनल फेलियर के कारण कॉमा हो जाता है, ये बहुत ही कॉमन आपको आजकल मिलेगा। उसमें ACM, एपिसमेल कैंथ्रिस और M फॉर मर्ककॉर, है ना। फिर बेहोशी का हालत है और काफी नींद आ रहा है ना, बेहोशी का हालत है और काफी नींद आ रहा है, तो उसमें कहते हैं NCP। NCP का क्या मतलब हुआ? नक्स मॉस्केटा, नक्स मॉस्केटा हमेशा बेहोशी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओपियम एंड फॉस्फोरिक एसिड। दूसरा है AGN, ऑरम ट्रिफाइलम, सॉरी, ऑरम एंटिम टार्ट, जेल्सिमियम एंड नक्स मॉस्केटा। तो साथियों, दवा को कभी कभी हम लोग को याद करने में, याद रखने में बड़ा दिक्कत हुआ करता है, और ऐसे में अगर इस तरह का छोटा मोटा हम लोगों को अगर इस तरह का चुटकुला मिल जाए, चुटकुला कहते हैं ना कि चुटकुला याद रखने के लिए बहुत जरूरी होता है, तो ये आप लोगों को काफी मदद करता है। अब कंडोला माटा, जिसे अइला टाइप का हो जाता है, तो 3 दवा का नाम आता है। सब लोग थूजा जानते हैं, लेकिन NGT के अगर याद रखिएगा तो आपको नाइट्रिक एसिड, स्टेफेसेगेरिया और थूजा, नाइट्रिक एसिड, स्टेफेसेगेरिया और थूजा। उसी तरह से कन्वल्सन, है ना, मिर्गी जैसा आ रहा है, तो 3 दवा है। CCC, ट्रिपल सी कौन कौन? कॉस्टिकम, सिक्यूटा एंड कुप्रमेट। खांसी की 3 दवा, है ना, कोल्ड एक्सपोजर के कारण खांसी लगा है, 3 दवा। BHR, बराइटाकार्ब, हिपर सल्फ एंड रस्टॉक्स, ठीक है।
कि पानी पीते समय में खांसी हो रहा है, CSS, CSC, कॉस्टिकम, कॉकस कैक्टाई एंड स्पॉन्जिया। उसी तरह से नींद के समय में खांसी आ रही है, CKL, कैमोमिला, कैलीकार्ब और लैकेसिस। उसी तरह से खाना खाते समय में खांसी हो रहा है, तो उसमें कैलीबैक्ट्रम, नक्सभूमिका एंड पूजा। 2 बजे सुबह में, अर्ली मॉर्निंग, है ना, अर्ली मॉर्निंग। 3 दवा है AKK, आर्सेनिक एल्ब, AKK, आर्सेनिक एल्ब, कैलियार्स एंड कैलीकार्ब। 3 बजे सुबह में अगर कष्ट बढ़ता है खांसी का, तो AKS, एंटिमटाट, कैलीकार्ब एंड सैम्बुकस। क्रूप कफ, इसमें AHCS याद रखिए, एकोनाइट, हीपर सल्फ एंड स्पॉन्जिया। फिर ये जो आपका बहुत सारे मैंने दवाई किया हूं, बहुत ऐसा लिस्ट बहुत सारा है, बढ़ने की इच्छा, है ना। ये बड़ा अक्सर रोगी बीमार पड़ता है और कभी काफी कष्ट में होता है, परेशान होता है, तो कहता है कि भगवान हमको मार दे, मौत दे दे, है ना, मौत दे दे। तो उसमें ASL याद रखिएगा, ऑरमेट, लैक्केनेनम एंड सल्फर, है ना। बुखार के समय में प्रलाप आ रहा है ना, डेलिरियम जैसा हो रहा है, तो उसमें BHS याद रखिएगा, बेलाडोना, हायोसाइमस और स्ट्रेमोनियम। अब डायरिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरिया अगर जनरल डायरिया है तो AGG, एग्रीवेशंस का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, AGG। इसमें कौन कौन है? एलोसॉक, गैम्बोजिया एंड ग्रेटियोला। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह का ये डॉक्टर नैस का दिया हुआ है। फिर मॉर्निंग डायरिया, अर्ली मॉर्निंग डायरिया में सब लोग याद रखते हैं सल्फर है ना, सल्फर है। तो उसमें अर्ली मॉर्निंग में एलो को भी आप याद रखिए, नेट्रम सल्फ को भी याद रखिए और सल्फर को भी याद। और कहता है आप किसी आंख के पपली जो नीचे गिर जाते हैं ना, ड्रूपिंग आईलिड्स कहते हैं, CGS, कॉस्टिकम जेल्सीमियम और सैनिकुला, सॉरी, कॉस्टिकम जेल्सीमियम और सिपिया। डस्ट से कष्ट बढ़ता है। अब देखिएगा बहुत सारे रोगी आते हैं जहाँ डस्ट में जाते हैं तो लगता है कि उनको कष्ट बढ़ गया है, तो BLD, ब्रोमियम, ड्रोसेरा एंड लाइसिनम, ब्रोमियम, ड्रोसेरा और लाइसेनियम। गैस बन जाता है, गैस का बहुत सारे आपके पास में पेशेंट आते होंगे। तो इसी तरह से जो ये है और भी बहुत सारे हैं, है ना। हेमोरेज मेडिसिन में आता है, ब्लीडिंग हो रहा है, नहीं रुक हो रहा है, तो EMT, है ना, एरिगॉन, मिलीफोलियम एंड ट्रिफाइलम। अच्छा, हार्ड ट्यूमर है ना, हार्ड ट्यूमर है, हार्ड ट्यूमर में कैलकेला, अंत नहीं है ये। मैं इसमें सारा थोड़ा टच करने से बढ़ जाता है। तो MOJ यानी म्यूरेक्स ओरिजिनम एंड जिंकम मेटालिकम, लीवर के डिजीज, ये सब लोग जानते होंगे। लीवर के डिजीज में कार्डुअस मैरिना का नाम आप जानते ही हैं, चेलिडोनियम का भी नाम जानते ही होंगे, और लेप्टांड्रा का नाम जानते हैं कि नहीं, उसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। उल्टी करने की इच्छा होती है बच्चों में, है ना, उल्टी, तो CIR, कैमोमिला, एपिकॉक एंड र्यूम। तो इस तरह से बहुत सारी दवाइयों का मैंने बताया। मैं एक पूरा लिस्ट है मेरे पास में इसका, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही मैं आपको इसको ग्रुप में डाल दूं, आप सभी को इसमें लाभ होगा। और आज नैस के इस दिवस पर हम लोगों को, चूंकि हमारे स्पीकर का नेटवर्क खराब था, तो मुझे बोलने का मौका मिल गया। डॉक्टर दीपमाला ने भी कंट्रीब्यूट किया है और बहुत सारी बातें भी हुई हैं। नैस साहब को हम लोग आज श्रद्धांजलि भी देते हैं। इसी बहाने आज आपसे इतना मेडिसिन के बारे में पता चला, जो पता आप ग्रुप में जरूर से डाल दीजिएगा। नहीं, ग्रुप में तो मैं अभी
अभी नहीं, सुबह तक ले मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं, आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि आप आ जाइएगा, मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है। हाँ लेकिन मैं तभी मैं कोशिश, सर यहाँ 8:30 तक हूँ, नहीं तो मैं देखा कि 8 o'clock में हाँ, चली जाती हूँ। मैं देखा कि प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पर आने का प्रतीक किया। तो आज का समय हम लोग का पूरा हो रहा है, और हम लोग इसी से आगे मिलते रहें, और इसी तरह से हम लोग किसी न किसी स्टैलवर्ड्स का हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि न किसी स्टैलवर्ड्स को हम लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बुलाएं। तो आज का यहाँ मेरा सेशन समाप्त होता है, हिंदी का सेशन। थैंक यू अंग्रेजी का सर। सेशन में शायद अंग्रेजी का सेशन डॉक्टर धनेश के हाथ में है, मैं डॉक्टर धनेश के देता हूँ। और हम लोग के बिहार के कल्याण स्वरूप जी आज साइकोसिस पर कुछ बोलने जा रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन, and over to Dr. Dhanesh for his English section.